हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। कनिष्ठ सहायक के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी सामान्य हिंदी के एमसीक्यू और उत्तराखंड वन लाइनर, तो उस सीरीज का आज हम देखेंगे भाग 3। इससे पहले हमारे 2 भाग आ चुके हैं, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। मैंने वो सारे सवाल लिए हैं जो हमारी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग 50-60 से अधिक उत्तराखंड के फैक्ट रहेंगे और हिंदी के 20 महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। तो हिंदी के जो हमने 2 वीडियो इससे पहले करे हैं, तो उसमें 2021 की 2 परीक्षाएं हमने निपटा दी हैं। तो एक और परीक्षा है जिसमें सवाल पूछे गए थे। वैयक्तिक सहायक का एक परीक्षा हुई थी, उसमें पूछे गए 20 सवाल थे, वो सवाल हम देखेंगे। और उत्तराखंड के वन लाइनर तो हैं ही। तो सेशन को बहुत ध्यानपूर्वक आपने देखना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। 40 सवाल हमारे हो चुके थे हिंदी के। अब स्टार्ट करते हैं। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। 8 बजे हमारी क्लास चलती है, आप ज़रूर याद रखें। तो पहला सवाल है आज का, अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्र को किस प्रकार का पत्र माना जाता है। आज का पहला सवाल है हमारा। तो हमारे 4 ऑप्शन हैं: कार्यालयी पत्र, औपचारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र या औपचारिक पत्र। तो अपने मित्रों और बंधुजनों को लिखे जाने वाले पत्र को किस प्रकार का पत्र कहा जाता है? तो जल्दी से जवाब देते रहें सभी लोग, 20 इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो इसका सही जवाब है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र कहते हैं इसे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के हमारे दूसरे सवाल की तरफ। नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शब्द के अंत में लगने वाले जो शब्दांश होते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द के आदि में लगते हैं, शुरुआत में लगते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो नमकीन में कौन सा प्रत्यय हमने बताना है। हमारे ऑप्शन है ई, दूसरा ऑप्शन है नौ, तीसरा ऑप्शन है इन और चौथा ऑप्शन है कीन। तो नमकीन में कौन सा प्रत्यय हमने बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इन, नमकीन। याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के तीसरा सवाल। घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या है? घड़ा शब्द का तत्सम रूप बताइए। ऑप्शन है हमारे घोटक, घट, घटिका या धन। घड़ा शब्द का तत्सम रूप बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घट। अगला सवाल देखते हैं, आज का चौथा सवाल। जानकी मंगल के कवि कौन है? यानी जो रचना है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है हमारे कबीरदास, मीरा, तुलसीदास या सूरदास। जानकी मंगल के कवि कौन हैं? आज का चौथा सवाल है, जल्दी से जल्दी जवाब दें सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। तुलसीदास। अगला सवाल देखते हैं, संपादक किसे कहते हैं? ऑप्शन है हमारे समाचार को एकत्रित करने वाला है, दूसरा ऑप्शन है प्रकाशक, तीसरा ऑप्शन है मुद्रक और चौथा ऑप्शन है त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला। संपादक किसे कहते हैं? आज का 5वां सवाल है हमारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला। यानी गलतियां निकालेंगे फिर छापने योग्य बनाएंगे। समाचार और पत्रिकाएं जो भी होती हैं उन सभी में काम आते हैं। अगला सवाल है आज का छठा सवाल। सूरज पूरब से उगता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन हमारे विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और फाइनल ऑप्शन है प्रश्नवाचक वाक्य। सूरज पूरब से उगता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल। आज का हमारा छठा सवाल है ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। अगला सवाल देखते हैं, आज का 7वां सवाल। एक कहानी यह भी, इसके रचनाकार कौन है?
एक कहानी यह भी, इसके रचनाकार कौन है? हमारे ऑप्शन है शिवानी, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी या प्रेमचंद। आज का 7वां सवाल है हमारा, एक कहानी यह भी, इसके रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मन्नू भंडारी। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जवाब देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं हमारे। आज का 8वां सवाल देखते हैं, भारतीय संघ की राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन हमारे उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। भारतीय संघ की राजभाषा कौन सी है? आज का 8वां सवाल है हमारा, जल्दी से जल्दी जवाब दें सभी लोग। 8वां सवाल, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। आज का 9वां सवाल देखते हैं, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो ये पंक्तियां किस कवि की हैं? मंगलेश डबराल, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत या राजेश जोशी। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? आज का 9वां सवाल है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मंगलेश डबराल। अगला सवाल देखते हैं, आज का हमारा 10वां सवाल, उधो तुम हो अति बड़ भागी। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? उधो तुम हो अति बड़ भागी, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? रस खान, तुलसीदास, कबीरदास या सूरदास। उधो तुम हो अति बड़े भागी, यह पंक्ति किस कवि की है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से जल्दी जवाब दे सभी लोग। आज का 10वां सवाल है हमारा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूरदास। 10वें सवाल का सही जवाब है सूरदास। अगला सवाल देखते हैं, पत्र लेखन से संबंधित एक सवाल है ये, यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या हैं? ऑप्शन है मानक कुंजी पटल में टंकण, टंकण मतलब टाइपिंग, सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों में पठनीय, अद्यतन मतलब जो लेटेस्ट चल रही है उन सभी में पढ़ा जाए। तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन व ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा है। और अगला ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यूनिकोड फॉन्ट के क्या फ़ायदे हैं ये हमने बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। आज का हमारा 11वां सवाल, तो इसका सही जवाब है, आप ऑप्शन से ही समझ गए होंगे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं, आज का हमारा 12वां सवाल, इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, अपभ्रंश और पंजाबी। हिंदी, संस्कृत, अपभ्रंश, पंजाबी। आज का हमारा 12वां सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसने बेसिक हिंदी पढ़ी होगी उसको ज़रूर पता होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के हमारे 13वें सवाल की तरफ, भक्तिन के रचनाकार कौन हैं? पिछले पेपर में याद होगा आपको, एक सवाल करा था हमने इसी टाइप का, कि भक्तिन किस विधा की रचना है, उसमें कवि का नाम भी था। तो ऑप्शन है महादेवी वर्मा, शिवानी, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन। भक्तिन के रचनाकार कौन हैं? काफी इंपॉर्टेंट सवाल, भक्तिन के रचनाकार कौन हैं? आज का हमारा 13वां सवाल, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, संसार में शोर का मतलब क्या है? संचार प्रक्रिया में तेजी, संचार नहीं कर पाना,
संचार प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाला कूट या संचार प्रक्रिया में बाधा। संसार में शोर का मतलब क्या है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल। आज का 14वां सवाल है हमारा। शोर शब्द का क्या मतलब है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संचार प्रक्रिया में बाधा। इंग्लिश में इसको नॉइस कहते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के हमारे 15वें सवाल की तरफ। अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन हमारे राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से जल्दी जवाब दें। आज का हमारा 15वां सवाल है। इसके बाद 5 सवाल और बचते हैं, फिर हम उत्तराखंड के वन लाइनर देखेंगे। अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं। आप जरूर देख रहे होंगे हर पेपर में प्रत्यय और उपसर्ग से सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन है, सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन है हमारा अगला, सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है सह, सह्य, सु या स्व। वे शब्द जो शब्द के आदि में या शुरुआत में या प्रारंभ में या आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, तो वे ही शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। तो आज का 16वां सवाल है, जल्दी से जवाब दें। सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सह। आज का 17वां सवाल देखते हैं हमारा। प्रेमचंद के फटे जूते, इसके रचनाकार कौन है? हमारे ऑप्शन है शैलेश मटियानी, हरिशंकर परसाई, मनोहर श्याम या प्रेमचंद। प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार कौन हैं? आज का 17वां सवाल है, प्रेमचंद के फटे जूते, इसके रचनाकार बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। 18वां सवाल देखते हैं आज का। कंठ व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन हमारे ट, ग, च या ठ। कंठ व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? आज का हमारा 18वां सवाल है। तो इसका सही जवाब है क वर्ग। अगर आप पढ़ें, जो पूरा क वर्ग है उसमें सभी कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। 19वां सवाल देखते हैं आज का, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत दिनों के बाद दिखना, हर दिन दिखना, ईद के बाद दिखना या ईद मनाना। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ बताइए। आज का 19वां सवाल है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से जवाब दे सभी लोग। ईद का चांद होना, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत दिनों बाद दिखना। बहुत दिनों बाद दिखना। अब अंतिम सवाल देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का। सही वर्तनी का शब्द बताइए, या कौन सा शब्द सही है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। तो कौन सी वर्तनी बिल्कुल सही है, हमने बताना है। कौन सी स्पेलिंग सबसे सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आशीर्वाद। आशीर्वाद सही जवाब है। तो इसी के साथ हिंदी के हमारे MCQ 20 MCQ समाप्त होते हैं। टोटल हम 60 MCQ समाप्त कर चुके हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो उत्तराखंड के भी लगभग 60-70 से अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लाया हूँ मैं। वीडियो ध्यानपूर्वक देखें, नोट्स ज़रूर बनाएं, और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और वहाँ लिंक भी मिल जाएगा, तो सेशन को शेयर भी ज़रूर करें। तो पहला पॉइंट है आज का उत्तराखंड के लिए, शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन खुशीराम आर्य जी ने किया। अगला पॉइंट है 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में हर्षदेव ओली ने कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था। अब कुछ जानकारी हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी, भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी से रिलेटेड है।
पंत जी उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे 1946 से 54 तक। इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना 1914 में काशीपुर में की। ये हमारे गृह मंत्री रहे 10 जनवरी 1955 से मरणोपरांत, यानी जब तक इनका निधन हुआ 7 मार्च 1961 तक ये हमारे भारत के गृह मंत्री रहे थे। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान इनको अहमदनगर जेल में नजरबंद किया गया था। हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी को, आप लोग के लिए एक सवाल है, पंत जी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? जल्दी से लिख के बताएं सभी लोग। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड में गांधी आंदोलन शुरू करने का श्रेय प्रयाग दत्त पंत जी को जाता है। एक पुस्तक है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, तो इसके लेखक हैं इंद्र सिंह नयाल जी। अगले पॉइंट देखते हैं। 1921 में भक्त दर्शन जी ने खादी वस्त्र पहनने का व्रत लिया था। और इनकी कुछ पुस्तकें देखते हैं, जिसमें प्रमुख पुस्तकें हैं गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, सुमन स्मृति ग्रंथ और बैरिस्टर मुकुंदी लाल स्मृति ग्रंथ। एक इन्होंने पत्रिका भी प्रकाशित की थी, वो भी देखेंगे अभी आगे बढ़ के। अगले पॉइंट देखते हैं। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। उम्मीद है सेशन पसंद आ रहा होगा आपको, बहुत ध्यानपूर्वक सुने, नोट्स जरूर बनाएं। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संस्थापक हेमवती नंदन बहुगुणा जी हैं। ये वही बहुगुणा जी हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए, ये इस क्षेत्र के लिए अलग से पर्वतीय विभाग की स्थापना भी की थी। बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के सीएम नवंबर 1973 से नवंबर 1975 तक रहे थे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता के पितामह विश्वंबर दत्त चंदोला जी को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, गढ़वाल का सर्वोत्तम गीति काव्य प्रेमी पथिक को कहा जाता है। अगला पॉइंट, कर्मभूमि नाम की जो पत्रिका है इसके संपादक थे भैरव दत्त धूलिया जी और भक्त दर्शन जी। इन्होंने इसको शुरुआत करी है 1939 में लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल से। अब देखते हैं ईला चंद्र जोशी जी की कुछ रचनाएं, जिनमें प्रमुख रचनाएं हैं सन्यासी, जहाज का पंछी, घृणामयी। अगला है निर्वासित, पर्दे की रानी, सुबह के भूले। निर्वासित, पर्दे की रानी और सुबह के भूले। अब कुछ फैक्ट हमारे सुमित्रानंद पंत जी से देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को हुआ है कौसानी में। 1960 में, याद रखेंगे, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए। 1961 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जबकि 1968 में इन्हें हिंदी भाषा के लिए इनकी रचना चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2 पॉइंट मैंने लिखे नहीं है, लेकिन याद रखें 1960 में पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए, और 1968 में इनको ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया है इनकी रचना चिदम्बरा के लिए। सारे पॉइंट नोट जरूर करें। अगले पॉइंट देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। हिंदी विषय से डॉक्टरेट करने वाले पहले व्यक्ति हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी। सर्वाधिक समय तक अंग्रेजी पत्रों के पत्रकार रहने वाले व्यक्ति हैं गोविंद प्रसाद नौटियाल जी। और विद्यासागर नौटियाल जी एक व्यक्ति हैं, उनकी रचनाएं देखते हैं यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, झुंड से बिछुड़ा, उत्तर बायां है, मूक बलिदान, भैंस का कट्या, मोहन गाता जा। मोहन गाता जा इनकी आत्मकथा है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं हिलांस नामक जो कविता संग्रह, ये किसका है? यह भगवती चरण निर्मोही जी का कविता संग्रह है। हिलांस किसका कविता संग्रह है? ये हमारे भगवती चरण निर्मोही जी का कविता संग्रह है। अगले पॉइंट देखते हैं हिमवंत कविता संग्रह, काफल पाकू गीत। हिमवंत कविता संग्रह और काफल का पाकू गीत के जो लेखक हैं चंद्र कुंवर बर्थवाल जी हैं, याद रखेंगे। अब देखते हैं ललिता प्रसाद नैथानी जी की कुछ रचनाएं, गढ़वाली चित्रकला शैली, मालिनी सभ्यता के खंडहर, कण्वाश्रम, सत्यपथ इनका जो पत्र है 1956 कोटद्वार से छपता था और ये साप्ताहिक पत्र है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला पॉइंट देखते हैं संस्कृत साहित्य में बिना पीएचडी के डीलिट पाने वाले पहले व्यक्ति, ये हमारे डॉक्टर शशिधर शर्मा जी। अगले पॉइंट देखते हैं शिवानंद नौटियाल जी से रिलेटेड इनकी कुछ रचनाएं। इनकी रचनाएं हैं गढ़वाल के लोक नृत्य गीत,
गढ़वाल की लोक नृत्य तपोभूमि गढ़वाल। अब कुछ रचनाएं या कुछ नाटक देखते हैं हमारे राजेंद्र धस्माना जी, इनके कुछ नाटक देखते हैं जिसमें जंक जोड़, अर्धग्रामेश्वर, जय भारत जय उत्तराखंड, भड़ भंडारी माधो सिंह, ये इनके नाटक है। किनके? राजेंद्र धस्माना जी के। मैंने ये जो हमारे वन लाइनर सेट बन रहे हैं उनमें वही सवाल टारगेट करे हैं जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि हमारा आयोग रिपीट तो सवाल बहुत कम करता है। इस वजह से कुछ अलग सवाल देखने बहुत आवश्यक हो जाते हैं, तो इसी वजह से ये सीरीज़ बनाई भी गई है। बाकी बेस बुक हमारी परीक्षावाणी और BS ने की है, याद रखें सभी लोग। काफ़ी अच्छी किताबें हैं, अगर आप ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी चाहते हैं, तो इन 2 किताबों को ज़रूर पढ़ें। एक पत्रिका है कत्यूरी मानसरोवर, तो इसके प्रकाशक हैं बलवंत मनराल जी। इनकी एक कविता थी पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, इसको छापने के लिए उन्होंने पत्रिका स्टार्ट करी थी कत्यूरी महासागर, कत्यूरी मानसरोवर, माफ करें, कत्यूरी मानसरोवर। अगले पॉइंट देखते हैं मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी। इन्होंने दलितों को शिल्पकार नाम दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। टमटा सुधार सभा, जिसे शिल्पकार सुधार सभा भी कहते हैं, 1905 में इसकी स्थापना करी इन्होंने। और इनका एक साप्ताहिक पत्र आता था समता, 1934 में अल्मोड़ा में इसकी शुरुआत हुई है, याद रखेंगे सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब देखते हैं कुछ जानकारी हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी से रिलेटेड। 1981 में इन्होंने पद्म भूषण श्री लेने से मना कर दिया था, और 1986 में इनको वृक्ष मानव पुरस्कार से 1986 में इनको वृक्ष मानव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले पॉइंट है, एक किताब है इंडियन म्यूजिक, इस पुस्तक के लेखक हैं हमारे स्वामी राम जी, स्वामी राम। अब कुछ जानकारियाँ देखते हैं कल्याण सिंह रावत जी से रिलेटेड। इन्हें मैती के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना करी इन्होंने 1974 में। मैती आंदोलन इन्होंने स्टार्ट करा है, याद रखेंगे। शौर्य वन भी इन्होंने स्थापित किया है और मैती वन भी इन्होंने लगाया है, शौर्य वन और मैती वन। अगला पॉइंट देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए खान माफियाओं से संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं अवधेश कौशल जी, अवधेश कौशल। एक पुस्तक है गढ़ राजवंश, इस पुस्तक के लेखक है हमारे मौला राम जी, और ये किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा। अगला पॉइंट है हमारे रणबीर सिंह बिष्ट जी से रिलेटेड। लखनऊ आर्ट कॉलेज के पहले प्राचार्य हैं। इनके प्रमुख चित्र हैं पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने के उपाय और पहाड़ी घसियारे। एक पुस्तक है नाद नंदिनी, याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है ढोल सागर, इसके लेखक हैं केशव दास अनुरागी जी, केशव दास अनुरागी जी। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता हैं उत्तम दास जी, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है, उत्तम दास जी। एक डॉक्यूमेंट्री है, अगला पॉइंट है डिब्रूगढ़ की बाढ़, इस डॉक्यूमेंट्री के लेखक हैं नारायण सिंह थापा जी, नारायण सिंह थापा जी। अब कुछ अंतिम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, लगभग 5-6 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो जाएगा हमारा। तो सेशन बहुत ध्यानपूर्वक सुनने हैं आपने, नोट्स बनाने हैं, और पसंद आता है तो शेयर भी ज़रूर कर सकते हैं आप लोग। एक जानकारी देखते हैं, अगला पॉइंट है रोनाल्ड रॉस, इनका जन्म 1857 में अल्मोड़ा में हुआ है। 1902 में इन्हें नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला है एनाफिनीज मच्छर की खोज के लिए। अगला पॉइंट है पद्मश्री पाने वाले पहले वैज्ञानिक, तो पहले वैज्ञानिक हमारे नीलांबर पंत जी। ग्लेशियर विज्ञानी DP डोभाल जी का नाम टाइम मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियन सूची में 2007 में आया था, याद रखें सभी लोग। अगला पॉइंट है गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका, कवित्री और विमान परिचारिका हैं विद्यावती डोभाल जी। अगला पॉइंट है गौरा देवी जी से रिलेटेड, इन्हें वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला है 1986 में। अगला पॉइंट, प्रथम महिला कुलपति हमारे उत्तराखंड से हैं सुशीला डोभाल जी। अगला पॉइंट है भारत की प्रथम महिला मेजर, ये हमारे उत्तराखंड की भी प्रथम है, मेजर जनरल कुमारी माया टमटा जी। अगला पॉइंट है भारत की प्रथम महिला रेफरी, ये जूडो में पहली महिला रेफरी रही हैं भारत की तरफ से, सुश्री मीनू जी। और अंतिम पॉइंट है आज के वन लाइनर का, राज्य की प्रथम महिला निर्देशिका, तो ये है हमारी शालिनी शाह जी। तो सारे पॉइंट आपने नोट डाउन जरूर करने हैं,
मैंने कोशिश करी है सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए लाए जाएँ। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया है। इस प्रकार की वीडियो हम लगातार लाते रहेंगे। और भी आप कौन कौन से किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं ज़रूर लिख के ज़रूर बताएं, उससे भी हमें थोड़ा आइडिया आएगा। आप किस विषय में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ज़रूर लिख के बताएं। तो आज हमारा उत्तराखंड वन लाइनर और सामान्य हिंदी MCQ का भाग 3 भी समाप्त हो गया है। और एक नारा ज़रूर याद रखें आप लोग, अब की बार कनिष्ठ सहायक पार। सेशन पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।